हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका तक्षशिला इंस्टीट्यूट के इस चैनल पर। यहाँ हम लोग एसएसटी लेक्चर का एक सीरीज कर रहे थे जिसमें हमने नेशनलिज्म इन इंडिया, जो कि हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, उसको कवर करा था। इस सीरीज में हम लोग एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर, क्लास 10th हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर, उसको कवर कर रहे हैं। हमने पहला वीडियो करा, उसमें कुछ चीजों को देखा। आज इस लेक्चर का दूसरा वीडियो है और इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं। पहला जैसे कि हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, और एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसके बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। कॉलोनीज मतलब हम इंडिया के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो पहले वाले टॉपिक को समझते हैं कि हैंड लेबर एंड स्टीम पावर। हैंड लेबर में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन लेबर। अब ये ह्यूमन लेबर क्या है? ह्यूमन लेबर से क्या समझते हो? ह्यूमन लेबर यानी कि नॉर्मली, ये लेबर का मतलब क्या हो रहा है? लेबर मतलब वो नहीं जो हम नॉर्मली जानते हैं। लेबर का मतलब होता है वर्क। इस चीज को समझ जाओ, लेबर का मतलब होता है वर्क, यानी कि जो वर्क ह्यूमन करके दे रहे हैं उस चीज की कमी नहीं थी। कहां कमी नहीं थी? ब्रिटेन में। हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रिटेन की बात कर रहे हैं। ह्यूमन लेबर की कमी नहीं थी। कहां? ब्रिटेन में। याद रखेगा, ह्यूमन लेबर की कमी कहां नहीं थी? ब्रिटेन में, ठीक है। क्योंकि वहां पे क्वीन विक्टोरिया का राज था, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी और वहां पे लोग काम करने के लिए बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक थे कि हाँ हमें काम करना है, हाँ मुझे भी काम चाहिए, ठीक है। इसलिए ह्यूमन लेबर की कोई भी कमी नहीं थी ब्रिटेन में। यहाँ पे हम दो चीजों को देखना है हमें। एक तो हैंड लेबर है पहला, जो कि ह्यूमन लेबर से मिलता जुलता है। दूसरा है स्टीम पावर। स्टीम पावर यानी कि मशीन। यानी कि हम देखेंगे, पहले वीडियो में हमने समझा कि मशीनरी इनपुट आ रही थी, ठीक है, वो अभी आ रही थी, अभी तक पहुंची नहीं थी, और आ रही थी तो किस तरीके से इंडस्ट्रीज को कई सारे डिफिकल्टीज को सहना पड़ा था। लेकिन इसमें हम जानेंगे कि अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि हैंड लेबर क्या बेटर था, क्या आना सही था। अच्छा, अगर आया तो क्यों नहीं आ पाया, अगर आया तो ह्यूमन से ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, हम लोग ये चीजों को देखने वाले हैं, ठीक है। तो ह्यूमन लेबर की ब्रिटेन में कोई कमी नहीं थी। क्या? कोई कमी नहीं थी, ठीक है। इसको याद रखना है क्योंकि वहां की पॉपुलेशन ज्यादा थी, लोग चाहते थे कि उन्हें काम मिले। दूसरा कि जो मशीन्स जो थी वो हाई कॉस्ट की थी। यानी कि अगर कोई फैक्ट्री चाहती थी कि हम मशीन्स लगाएं तो फिर उन्हें हाई कैपिटल्स देने पड़ते थे। अब कैपिटल को समझो, कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो, हम जब कुछ इनपुट करते हैं ना तो उसके लिए हमें कुछ पे करना पड़ता है, ठीक है, एंड दैट वी कॉल्ड एज कैपिटल, ठीक है। जो हम पे कर रहे हैं वो हमारे लिए कैपिटल हो जाएगा। अगर कोई कंपनी चाह रही है कि हम अपने इंडस्ट्री में या अपने ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे एक मशीन बिठाएं, तो उस मशीन का हो सकता है जो वेटेज हो या जो कॉस्ट हो वो बहुत ज्यादा हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो 10 वर्कर का एक कंपनी है और वो डेली 300 रुपए देता है। 10 वर्कर का एक कंपनी है, डेली 300 रुपए देता है, तो यानी डेली का 3000 रुपया उसका खर्च होता है, ठीक है। अब ये 30 दिन को मान लेते हैं, 30 दिन काम होता है उसमें, तो कुल मिला के 90,000 रुपए में उसका महीना चल जाता है। मतलब 90,000 रुपए वो वर्कर्स को देता है। अब अगर वो मशीन बैठाएगा तो उसको एक बार में अप्रॉक्स 5 लाख के आसपास लग जाएगा। अप्रॉक्स मैं कह रहा हूं, हो सकता है उससे ज्यादा लगे, हो सकता है उससे कम लगे, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है, तो अप्रॉक्स 5 लाख के आसपास लग जाए। तो कंपनीज ये सोचती थी कि जहां मेरा काम इतने से हो रहा है, मैं इतना क्यों इनपुट करूं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन या बहुत बड़ा कॉज ये भी था कि सीजनल प्रोडक्शन होता था। जो वर्क था, जो काम था, वो सीजनल था। कैसे सीजनल था? मान लो कॉटन इंडस्ट्री है, कॉटन की रिक्वायरमेंट हमें किस सीजन में ज्यादा होती है? कॉटन की रिक्वायरमेंट हमें गर्मियों में ज्यादा होती है। उलन इंडस्ट्री, उलन की जरूरत हमें कब होती है? सर्दियों में होती है। कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो पूरे 12 महीने चलती थी, बट कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो सीजनल थी, वो वेरी करती रहती थी। सर्दी में कम, गर्मी में ज्यादा, गर्मी में कम, सर्दी में ज्यादा, ठीक है। अब मान लो कोई इंडस्ट्री अम्ब्रेला की इंडस्ट्री है तो फिर वो बारिश के मौसम में ज्यादा बिकेगी, ठीक है ना। तो दैट मीन्स द इंडस्ट्री, द वर्क वाज सीजनल, ठीक है। जो वर्क हो रहा है, जो लेबर है, वो सीजनल है। इस चीज को भूलना नहीं है। इस वजह से भी लोग क्या सोचते थे कि यार क्यों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है जब हमारा काम छोटे इन्वेस्टमेंट से हो जा रहा है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उन्होंने बोला ठीक है हम इनपुट करेंगे, मशीन्स को
लाएंगे, मशीन्स लाने का भी फायदा होता। मशीन्स लाने से क्या होता, हमारा क्वालिटी बढ़ जाता, टाइम कम लगता। ठीक है, क्वालिटी बढ़ रही है, टाइम कम लग रहा है, यानी कि क्वांटिटी भी बढ़ेगी, क्वांटिटी बढ़ेगी तो इनकम भी बढ़ेगा। इसलिए कुछ इंडस्ट्रीज जो थी, जो जिनके पास अच्छा वेल्थ था, अच्छा मॉनेटरी फंडिंग था, वो इंडस्ट्रीज क्या कर रही थी, वो इंडस्ट्रीज मशीन्स को इनपुट कर रही थी। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज जो थी वो इनपुट नहीं कर पा रही थी। दो रीजन समझ में आया कि उनका जो कॉस्ट था वो हाई था और सीजनल वर्क, भूलना नहीं है। अगर ये कंपैरिजन आपके एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से लिखना है कि क्यों कुछ इंडस्ट्रीज हैंड लेवल को प्रेफर कर रही थी। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि क्यों कुछ इंडस्ट्रीज हैंड लेबर को प्रेफर कर रही थी। तो हैंड लेबर प्रेफर करने का रीजन यही था कि वो मशीन जो थी वो हाई कॉस्ट की थी और जो वर्क था वो सीजनल था। जो वर्क था वो सीजनल था, यानी कि 12 मंथ्स के लिए वो काम नहीं था। वो काम हो सकता है कुछ महीने के लिए हो सकता है 3 महीने के लिए हो सकता है 2 महीने के लिए हो। ठीक है, तो वो काम पूरे 12 महीने के लिए नहीं था। इस चीज को याद रखना है। ठीक है, क्या दो पॉइंट्स थे, हाई कॉस्टली मशीन्स या कॉस्टली मशीन्स एंड सीजनल वर्क, भूलना नहीं है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इसी टॉपिक के अंदर है लाइफ ऑफ द वर्कर्स, कि भैया मशीन्स तो आ गई। ठीक है, विक्टोरियन पीरियड में ब्रिटेन में मशीन्स आ गई। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो वर्कर्स थे उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, इसके आने की वजह से वर्कर्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, या वर्कर्स के साथ हुआ क्या उस टाइम पे। चलिए देखते हैं। किन रिलेशन, ये किन एक वर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगता है ये वर्ड आपको कंफ्यूज भी करता होगा कि किन रिलेशन क्या होता है। किन रिलेशन का मतलब समझो कि फैमिली रिलेशन। ठीक है, एक फैमिली रिलेशन जिसके बेसिस पे जॉब लगे, एक ऐसा फैमिली रिलेशन जिसके बेसिस पे जॉब लगे। हम आज के टाइम में भी देखते हैं कि ऐसा हमने सुना होता है नॉर्मली अपने घरों में कि हाँ ठीक है वो वहां काम कर रहा है, मान लो मेरे चाचा के मामा वहां काम कर रहे हैं तो ठीक है उनके कनेक्शन से मेरी भी जॉब हो सकती है। अच्छा, ऐसा भी हम सुनते हैं कि हाँ मेरा दोस्त वहां काम कर रहा है तो उसके कनेक्शन से मैंने उससे बात किया, हाँ भाई कोई वैकेंसी है तुम्हारे इधर, तो उसने बोला हाँ है, आ जाओ तुम इंटरव्यू दे दो, तुम्हारा हो गया। ये एक क्या होता है, एक तरीके का कनेक्शन बैठता है, एक रिलेशन बैठता है। ठीक है, इसको किन रिलेशन बोलते हैं। तो उस समय वर्कर्स के साथ क्या हुआ था ब्रिटेन में, चूंकि देखो ध्यान से समझो इस चीज को, ब्रिटेन में वर्कर्स का जो पॉपुलेशन था, जो वर्कर्स का पॉपुलेशन था वो काफी ज्यादा था। ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरा, कुछ इंडस्ट्रीज मशीन्स को इनपुट कर रही थी। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज मशीन्स को इनपुट कर रही थी, यानी कि वर्कर का पॉपुलेशन ज्यादा है, मशीन्स आ रही हैं, तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? क्या भैया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा? सोचो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। फिर से फील कराता हूं, देखो अभी समझ में आएगा चीज तुम्हें। ठीक है, कि वर्कर का पॉपुलेशन ज्यादा है, लोग ज्यादा हैं और फैक्ट्रीज में मशीन्स आ चुकी है, यानी कि लोगों की रिक्वायरमेंट कम हो गई। अब लोगों का काम कौन करके दे रही है? मशीन करके दे रही है। चलो ये शॉर्ट स्केल में नहीं आई है मशीन, लेकिन लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में तो मशीन्स आ गई, वहां पे आ गई मशीन्स। ठीक है, और दूसरा चीज वहां पे मशीन्स आ गई और वर्कर का पॉपुलेशन वैसे ही ज्यादा था, इस वजह से क्या अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी? हाँ ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी इस वजह से। अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा कि किन रिलेशन यानी कि हमें पैरवी नहीं समझोगे तो देखो बात समझो कि हमें किसी रिलेशन, कोई रिलेटिव चाहिए, कोई दोस्ती होनी चाहिए किसी कंपनी में, तब जाकर के मुझे उससे जॉब मिल सकती है। तो हमें कोई किन रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जिसके बेसिस पे हमें जॉब मिल सकती है। एक फैमिली रिलेशन या फ्रेंडशिप रिलेशन हमें एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जॉब के लिए। ठीक है, जब ये हुआ, ठीक है, और मशीन्स आ गई, ठीक है, ध्यान से समझना इस कॉन्टेक्स्ट को। जब ये हुआ, क्या हुआ, किन रिलेशन के बेसिस पे जॉब लगने लगी थी और मशीन्स आ चुकी थी, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के बाद वर्कर्स को क्या लगा कि अब भैया इधर कुछ नहीं रखा, किधर कुछ नहीं रखा, कंपनीज में कुछ नहीं रखा, अब ये काम छोड़ो, चलो खेती बाड़ी करते हैं। मतलब इन लोगों ने क्या किया, दूसरे प्रोफेशंस के ऊपर शिफ्ट कर गए। दूसरे प्रोफेशन समझ रहे हो, दूसरे प्रोफेशंस कहने का सेंस ये है कि उन लोगों ने बोला कि नहीं अब यहां कुछ रखा नहीं है, क्या करेंगे अप्लाई करके, होना तो है नहीं नौकरी,
चलो चलते हैं दूसरी किसी जगह पे चलते हैं, वहां पे जाकर के अप्लाई करेंगे, काम करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चरल फील्ड में वो चले गए। समझ रहे हो, ये चीज है कि क्या हुआ, एक तो किन रिलेशन आने की वजह से वर्कर्स के मन में डर आ गया कि अब यहां कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा इस डर को खत्म करने के लिए अर्ली 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रीज ने क्या किया, वर्कर्स का वेजेस बढ़ा दिया, यानी कि उनको अट्रैक्ट किया। ठीक है, एक चीज तो समझो, दो चीज है यहां पे, दो चीज समझना, वेजेस कम थी, ठीक है, पहला ये, और वर्किंग कंडीशन बुरी थी, वर्किंग कंडीशन भी बुरी थी। इस चीज को समझो, ये कब, ये मशीन इनपुट के पहले, मशीन आया उससे पहले, कि वेजेस कम थी वर्कर की और वर्किंग कंडीशन भी खराब थी। ठीक है, लेकिन अब मशीन आने के बाद अब ये पूरे रूट से गए, अब इन्होंने बोला कि हम काम नहीं करेंगे, अब हम जाएंगे दूसरे काम में करेंगे, हम यहाँ पे अब ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये चले गए, कुछ चले गए एग्रीकल्चरल फील्ड में, अब सारे ही चले जाते तो क्या होता फिर। इस वजह से ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इनको अट्रैक्ट करने के लिए इनके वेजेस बढ़ा दिए, उससे क्या हुआ, कुछ वर्कर्स अट्रैक्ट कर गए। लेकिन उनके वर्किंग कंडीशन के ऊपर कोई भी बात नहीं, कोई भी चर्चा नहीं कोई कर रहा था, क्योंकि वर्किंग कंडीशन सुधारना यानी कि वर्किंग आवर सुधारना, उनको वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, इन सभी चीजों को देखना, तो वो इस चीज के ऊपर या इस टॉपिक के ऊपर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलूं मैं, सहमत नहीं था या एग्री नहीं कर रहा था कि इस चीज पे हम फोकस करेंगे। चीजों को समझ रहे हो या नहीं? आगे की चीजें जो देखनी है उससे पहले एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन देखते हैं हैंड लेबर एंड स्टीम पावर का। ठीक है, हैंड लेबर एंड स्टीम पावर, यहां पे हम ह्यूमन लेबर और स्टीम पावर को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ध्यान से समझना, ब्रिटेन में ह्यूमन लेबर की कोई कमी नहीं थी, हाई कॉस्ट जो मशीन्स थे उसको इनपुट करने के लिए उन्हें हाई कॉस्ट देना पड़ता था, इसलिए कुछ इंडस्ट्रीज जो हायर मतलब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने इनपुट कर लिया और जो शॉर्ट स्केल इंडस्ट्रीज थी वो इनपुट नहीं कर पाई। ठीक है, दूसरी चीज कि जो वर्क था वो सीजनल था, यानी कि कुछ वर्क जो 12 महीने के लिए नहीं चलते थे, कुछ वर्क जो सिर्फ और सिर्फ सर्दियों में चलेंगे, कुछ वर्क जो गर्मियों में चलेंगे, कुछ वर्क जो किसी अदर मौसम में कुछ अदर वेदर्स में चलेंगे। ठीक है, इस वजह से जो लेबर डिमांड था या जो तुम्हारा मशीन का इनपुट था, इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया। इसके बाद हम आते हैं और लाइफ ऑफ द वर्कर्स में एक तो हमने समझा किन रिलेशन के बारे में, फिर हमने समझा कि वेजेस जो थी वो बहुत ही ज्यादा बढ़ाई गई, मतलब बहुत ही ज्यादा नहीं, वेजेस बढ़ाई गई थी कब, अर्ली 19th सेंचुरी में। ठीक है, इस चीज को ध्यान से समझो। देखो, पहले मशीन इनपुट के पहले, बिफोर, ठीक है, वेजेस कम, ठीक है, वर्किंग कंडीशन बुरी, ठीक है, ये तो इसमें आ जाएगा किन रिलेशन उसमें। ठीक है, कि वेजेस कम है और वर्किंग कंडीशन भी बुरी है। ठीक है, आफ्टर में देखेंगे, जब आफ्टर यानी कि मशीन इनपुट के बाद वर्कर पे क्या हुआ, वेजेस बढ़ गई, लेकिन वर्किंग कंडीशन अभी भी एकदम बराबर है, वर्किंग कंडीशन के ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इन वर्कर्स के अंदर एक अनएम्प्लॉयमेंट का फियर आ जाएगा, फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होगा, ये वर्कर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखो यहां पे कि वेजेस बढ़ गई 19th सेंचुरी में। क्यों बढ़ाई वेजेस, उनको अट्रैक्ट करने के लिए कि सारे वर्कर्स अगर चले ही जाएंगे तो काम कौन करेगा। ठीक है, लेकिन फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अब भी वहां थी, क्यों, क्योंकि यार मशीन्स आ चुकी थी ना उस कंपनीज में, जिस कंपनी में वर्कर काम कर रहे थे वो डर रहे थे कि हमें इस कंपनी से कभी भी निकाला जा सकता है, क्योंकि इस कंपनी को अब मशीन्स मिल चुकी हैं। ठीक है, अब ना नया थोड़ा सा अलग हटके चीज है कि स्पिनिंग इंडस्ट्री थी। ठीक है,
ये वुलन इंडस्ट्री में सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुई। एक वुलन इंडस्ट्री जो वुलन कपड़ा का काम होता है, उसमें क्या हुआ कि कुछ स्पिन करके, एक रोटेट करके, ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको इसकी फोटो दिखा दूंगा, कुछ रोटेट करके क्या करते हैं, एक प्रोडक्शन कर रहा है। प्रोडक्शन किसकी कर रहे हैं? वुलन की या कपड़े की प्रोडक्शन कर रहा है। तो स्पिनिंग इंडस्ट्री या स्पिनिंग मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया किसमें? वुलन इंडस्ट्री में, ठीक है। और आगे एक चीज समझनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको मिस नहीं कर सकते इस चैप्टर में। ये लाइन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि भैया हमें तो इतना पता था कि हाँ, वे जो वर्कर्स थे वो डरे हुए थे, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो डरे हुए थे, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन था वो डेवलप कर रहा था। क्या सही बात है? ट्रांसपोर्टेशन डेवलप कर रही थी उस टाइम। सोचो, 18th सेंचुरी का समय है, 19th सेंचुरी का टाइम है, कॉलोनियल पीरियड बन रहा है, ठीक है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, तो क्या वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बनेगी? मशीन्स को, ग्लोबलाइजेशन का एरा है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन जो ग्लोबल वर्ल्ड पूरा बन रहा है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तुम्हारे प्रोडक्ट सप्लाई हो रहे हैं, तो सप्लाई होंगे कैसे? रोड से होंगे, रेलवेज से होंगे, ठीक है ना। वाई रेलवेज? सोचो, एक गाड़ी में, एक बाइक में कितने लोग आ सकते हैं? 3 लोग आ सकते हैं मैक्सिमम। एक कार में चलो मैक्सिमम 10-12 लोग आ सकते हैं, लेकिन एक ट्रेन में कितने आ सकते हैं? एक ट्रेन में तो बहुत सारे, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में लोग आ सकते हैं। तो वही हम लोग सामान को सप्लाई कैसे करें? या तो हम रोड से कर सकते हैं या रेलवे लाइन से कर सकते हैं। ऐसी चीजें डेवलप होने लगी। इस डेवलपमेंट की वजह से क्या हुआ वर्कर्स की लाइफ के ऊपर कि इनको वापस से एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी। क्या हुआ? इनको वापस से एम्प्लॉयमेंट मिलने लगी, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? अब देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनीज। मतलब कि भैया जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चल रहा था वो कॉलोनीज यानी कि फॉर एग्जांपल इंडिया एक कॉलोनी थी, किसकी? ब्रिटेन की। तो इंडिया में कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था या अदर कॉलोनीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो रहा था, इस चीज को हम समझने वाले हैं। इसमें पहला टॉपिक है द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल। देखो मैंने बोला ना, सबसे पहले इंडिया ही आगे आउट करके। जब भी हम कॉलोनी की बात करते हैं ना, हिस्ट्री, इंडिया की हिस्ट्री की एक खासियत है कि वो इंडिया के बारे में ज्यादा बात करता है। ऑब्वियस सी बात है, सारी कंट्रीज में ये चीज होता है, ठीक है। हम अपनी कंट्री पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि आपको बेटर नॉलेज और बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, आप उसको रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो द एज ऑफ इंडियन टेक्सटाइल, इसमें देखना है कि सिल्क और कॉटन इंडस्ट्रीज जो थी वो इंटरनेशनल मार्केट में डोमिनेट कर रही थी। अब इससे मुझे एक चीज याद आई जो मैं आपको बता दूं, और बहुत ही अच्छी चीज है कि इंडिया में जो सिल्क प्रोडक्शन होता था ना, इंडिया के जो सिल्क थे वैसे सिल्क कहीं भी नहीं मिलते थे, ठीक है। एकदम फाइन सिल्क मिलते थे। फाइन समझते हो? फाइन समझते हो? एकदम पतला, एकदम अच्छा और मजबूत, ऐसे सिल्क ना वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलते थे। और ये बात की पता चल गई, इस बात का पता चल गया ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स ने इंडिया को वैसे ही कॉलोनी बना रखा था। अब इसके सिल्क के ऊपर राज किसका होगा? क्या इंडिया का राज होगा? नहीं, इसके ऊपर राज होगा ब्रिटिशर्स का, ठीक है। 1750 का एरा है, ठीक है। इस वजह से इस टाइम देखो क्या हो रहा है कि इंडियन ट्रेड जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। अब इस चीज को ध्यान से समझो, एकदम ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं हो क्या रहा है, वरना कंफ्यूज कर जाओगे। पहले ब्रिटिशर्स नहीं है इंडिया में, ब्रिटिशर्स पहले इंडिया में नहीं है, तो अभी ट्रेड कौन कर रहा है? अभी ट्रेड कौन करेगा? इंडियन मर्चेंट्स, जो इंडिया के ही मर्चेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन 1750 एक ऐसा टाइम आ रहा है कि अब ब्रिटिशर्स आने लग गई है इंडिया में, इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने लग गई है, ठीक है। तो अब क्या करेगी ब्रिटिशर्स का जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने क्या किया? इंडियन टेक्सटाइल या इंडियन मार्केट के ऊपर पूरा कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद क्या होगा? जो इंडियन ट्रेड था वो क्या होगा? वो डिक्लाइन कर जाएगा, वो गिर जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ब्रिटिशर्स जो होंगे वो बोलेंगे कि हम आपको ट्रेड नहीं करने देंगे। अब ये हुआ कैसे था? यूरोपियन कंपनीज केम इनटू पावर। सही बात है, यूरोपियन कंपनीज जो है वो पावर आ गई थी। और मोनोपोली राइट्स, एक टर्म है जो आपके बुक में दिया हुआ है, इसको लास्ट वीडियो में पता नहीं मुझे डिस्कस किया कि नहीं, करना था, सुन लो अभी। गिल्ड क्या होता है? जब मान लो 2-4 लोग हैं आपके मोहल्ले में ही, समझ लो 2-4 लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो
बिजनेस माइंडसेट से दबदबा कर रहे हैं कि इस मोहल्ले से जो भी बिजनेस होगा वो मैं ही करूंगा, मैं किसी और को नहीं करने दूंगा। अगर कहीं ऐसा होता है ना, उन 2-4 लोगों का ग्रुप, और वो एक मोनोपोली बना लेती है, तो उसको गिल्ड बोलते हैं। ठीक है, वो 2-4 लोगों का ग्रुप जो दबदबा बना रही है कि सारे बिजनेस या जो भी बिजनेस है वो वही करेंगे, ठीक है, दूसरे को नहीं करने देंगे, तो वो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गिल्ड। यूरोपियन कंपनी जब पावर में आई तो उन्होंने मोनोपोली राइट्स, यानी कि मोनोपोली समझते हो ना, कि सिर्फ उसी का अधिकार हो, ठीक है, उन्होंने मोनोपोली राइट्स जनरेट कर दिया या बना लिया। उन्होंने क्या किया? प्रेशराइज्ड किया अदर मर्चेंट्स को टू वर्क विद द यूरोपियन कंपनीज। ध्यान से समझो, इन्होंने किया क्या? इन्होंने प्रेशर डाला। किस पर प्रेशर डाला? अदर कंपनीज पे। कहां की कंपनीज पे? इंडिया की कंपनीज पे। इन्होंने अदर इंडियन कंपनीज पे प्रेशर डाला कि अगर आपको करना है बिजनेस, अगर आपको बिजनेस करना है तो आप मेरे ही अंडर बिजनेस कर सकते हैं, मुझसे जुड़ के ही आपको बिजनेस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अब वीवर्स के साथ क्या होगा। वीवर्स कहां के वीवर्स? वीवर्स कहां के वीवर्स? इंडिया के वीवर्स। इंडियन वीवर्स के ऊपर क्या होगा? बिफोर 1760, 1760 से पहले इंडियन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट वाज गुड। कि इंडियन टेक्सटाइल का जो एक्सपोर्ट था, टेक्सटाइल यानी कि 2 चीजें, कॉटन एंड सिल्क। कॉटन एंड सिल्क, इसका जो एक्सपोर्ट था वो बहुत ही अच्छा था बिफोर 1760। लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, कहां आ गई? बंगाल में और कर्नाटक में, तो कंट्रोल इन्होंने क्या किया? ट्रेड के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल ले लिया। समझ में आ रहा है? इन्होंने क्या किया? ट्रेड के ऊपर अपना पूरा कंट्रोल ले लिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई बंगाल में और कर्नाटक में, तो उन्होंने क्या किया? ट्रेड के ऊपर, कौन सा ट्रेड? इंडियन टेक्सटाइल ट्रेड। इंडियन टेक्सटाइल ट्रेड, इस ट्रेड के ऊपर पूरा कंट्रोल ले लिया। अब ये ट्रेड के ऊपर कंट्रोल कैसे लिया? तो 2 स्टेप्स थे इसमें। एक था एलिमिनेशन। ध्यान से समझो, जो एग्जिस्टिंग तुम्हारे पावर्स थे, या एग्जिस्टिंग जो एक्सपोर्टर्स थे, या एग्जिस्टिंग जो बिजनेसमैन थे, उन्हें हटा दिया। आप हटो, आपको करना है तो हमारे साथ करो, वरना हम आपको नहीं करने देंगे। अगर आप करोगे तो आप फिर हमारे लिए आप फिर मतलब अपराधी के रूप में हम आपको देखेंगे और आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये कर दिया इन लोगों ने। और दूसरा प्रिवेंशन। इन्होंने क्या किया कि बोला कि अगर आपको कोई भी ट्रेड करना है, तो इन्होंने क्या किया? वो जो होते हैं ना ब्रोकर वाला काम करने लगे कि ठीक है, हम मान लो डच को सामान लेना है इंडिया से, तो डच ना पहले ब्रिटिशर्स से मिलेंगे। ठीक है, कि हाँ ब्रिटिश, जो भी ब्रिटिश है, मतलब मान लो कोई भी लॉर्ड जॉन साइमन जो भी है, ठीक है, कि हाँ साइमन भैया मुझे इतने किलो कॉटन चाहिए। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स फिर जाएंगे वहां पे, बोलेंगे कॉटन का प्रोडक्शन करो, 10 किलो का डिमांड आया। फिर इंडियन टेक्सटाइल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करेगी और उसको भेजेगी। मान लो उसको 100 रुपए मिले, इसने इसको 10 रुपए दिए। ये चीज चल रहा था वहां पे। इन्होंने पहले बात तो जो एग्जिस्टिंग मर्चेंट्स थे, ठीक है, उन मर्चेंट्स को हटा दिया। और दूसरा उन्होंने प्रिवेंट करा कि दूसरा कोई भी मर्चेंट वहां पे डेवलप नहीं हो सके। ठीक है, उसके बाद जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक में आई होप बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया। जो गुजरात है, समझ जाओ, इसको मैनचेस्टर स्टेट ऑफ इंडिया बोलते हैं। मैनचेस्टर स्टेट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो अहमदाबाद है उसको बोलते हैं मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया। अहमदाबाद को बोलते हैं मैनचेस्टर सिटी ऑफ इंडिया। अब मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया क्या होता है? मैनचेस्टर समझो पहले क्या है। मैनचेस्टर कोई आदमी नहीं है, मैनचेस्टर कोई प्रोसेस नहीं है। मैनचेस्टर एक जगह है, एक प्लेस है ब्रिटेन में ही, इंग्लैंड में। ठीक है, एक इंग्लैंड में ही एक जगह है मैनचेस्टर। तो अब समझो क्या हो रहा है। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, ध्यान से समझना। लास्ट पॉइंट में, लास्ट स्लाइड में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, उन्होंने प्रिवेंट किया। एलिमिनेट किसको किया? मर्चेंट्स को। प्रिवेंट क्या किया कि नए मर्चेंट्स डेवलप ना हो सके। इससे क्या हुआ कि जो वर्कर्स थे वो काफी निराश हो गए। उन्होंने बोला भैया हम काम तो कर रहे हैं 80 रुपए का और हमें मिल रहा है 20 रुपए, क्या फायदा करने का फिर।
ऐसे काम करने का कोई फायदा नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने काम ही छोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, काम ही छोड़ दिया। ये बोले कि यार हम अब काम ही नहीं करेंगे, ठीक है, हमें काम नहीं करना, ये हम दूसरा कुछ काम करेंगे। इसके बाद ये चले गए किसी और फील्ड में, मेनली ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में ही गए थे। मेनली कहाँ गए थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में। बाकी किसी जगह पे भी चले गए, इन्होंने कोई कंपनी ज्वाइन कर लिया, हो सकता है कुछ अपने घर चले गए, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में मेनली गए थे। तो अब क्या हो रहा है कि जो मैनचेस्टर इंडिया में है, दैट मीन्स कि जो वर्कर्स ने काम छोड़ दिया था, इस वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो पूरा हो गया डिक्लाइन। इंडिया का एक्सपोर्ट जो था वो पूरा हो गया डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन हुआ, क्योंकि वर्कर्स ने काम छोड़ दिया। वर्कर्स ने काम छोड़ा तो इंडिया का एक्सपोर्ट हो गया डिक्लाइन। अब डिक्लाइन होने के बाद क्या हो गया कि अब यार ब्रिटिशर्स को तो देना था ना, प्रोडक्ट बना करके तो देना था ना ब्रिटिशर्स को। मतलब देखो बात समझो, पहले वो इंडिया से प्रोडक्ट ले रहे थे, इंडिया के वर्कर से प्रोडक्ट ले रहे थे, ठीक है, और इंडिया के वर्कर से प्रोडक्ट लेने के बाद वो सप्लाई कर रहे थे बाहर वर्ल्ड में। लेकिन अब इंडिया के वर्कर ने बोला वो काम नहीं करेंगे, इंडिया के वर्कर ने बोला वो काम नहीं करेंगे, तो अब ब्रिटिशर सामान कहां से लाए, तो ब्रिटिशर्स चले गए वापस इंग्लैंड। और इंग्लैंड में जहां प्रोडक्शन होता था, कहां होता था, मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर में जो प्रोडक्शन होता था, उस प्रोडक्शन वाले चीजों को उठा करके बेचने लगे। यानी कि वो हमारे ऊपर जो रिलाय कर रहे थे वो हमारे ऊपर रिलाय नहीं करेंगे, वो सीधा इंग्लैंड यानी कि खुद के ऊपर ही रिलाय करेंगे। समझ में आया, नहीं आया? इंडिया के वर्कर्स ने बोला कि हम काम नहीं करेंगे, ठीक है, उन्होंने काम नहीं किया। अब वो वापस चले गए कहां, ब्रिटेन में काम करने लगे, ठीक है। ब्रिटेन में कहां काम होगा, मैनचेस्टर में। मैनचेस्टर जगह है, वहां पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। कहां पे, ब्रिटेन में। और वहां से उन्होंने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, ठीक है। हेनरी पुटालो एक नाम है जो कि जिन्होंने 1772 में बोला था कि भैया देख लो, इंडिया में जो सिल्क का एक्सपोर्ट है ना वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। रीजन था उसका, मैंने बताया, इंडिया की जैसा सिल्क पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलता था। जो इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन होता था, इतनी फाइन सिल्क बनती थी ना इंडिया में, वैसा प्रोडक्शन कहीं पर भी नहीं होता था। तो हेनरी पटोलो ने बोला कि इंडिया में जो सिल्क का प्रोडक्शन है वो कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो, जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो कोलैप्स कर गया और लोकल मार्केट जो थे वो श्रैंक हो गए। ये कहां हुआ, ये दोनों चीजें कहां हुई, ये इंडिया में हुआ। अब इसको समझते हैं, इन दोनों चीजों को। एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स होना तो समझ में आता है कि एक्सपोर्ट मार्केट जो थी वो कोलैप्स कर गई। रीजन ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मैनचेस्टर के गुड्स को अपना लिया। जब इंडियन वर्कर्स ने बोला कि हम आपके लिए काम नहीं करेंगे, तो उन्होंने मैनचेस्टर के गुड्स को अपना लिया, तो एक्सपोर्ट जो है वो खत्म हो गया। लेकिन लोकल मार्केट्स रैंक हो गए। चूंकि मैनचेस्टर एक डेवलप्ड एरिया था, मैनचेस्टर ब्रिटेन का एक डेवलप्ड एरिया था, इस वजह से क्या हुआ, जो मैनचेस्टर में यहाँ पे मशीन्स गुड आने लगी। क्या आने लगी, मशीन्स गुड, मशीन मेड गुड। अब देखो बात क्या उठ रहा है कि जो मशीन मेड गुड है वो सस्ती है, ठीक है, वो सस्ती है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है, ठीक है। मशीन मेड गुड जो है वो सस्ती है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। तो जो लोकल मार्केट में जो लोग रहते थे उन्होंने बोला यार इतनी महंगी चीज क्यों खरीदनी जब हमें कोई चीज सस्ती में मिल रही है। तो जो एक्सपोर्ट मार्केट था वो तो कोलैप्स हुआ ही था, लोकल मार्केट भी खत्म हो गया था, ठीक है। रीजन क्या था, मशीन गुड्स। रीजन क्या था, मशीन गुड्स, ठीक है। इस वजह से हमने देखा कि इंडिया में जो फाइनर कॉटन एंड सिल्क का प्रोडक्शन हो रहा था वो प्रोडक्शन एकदम अच्छी तरीके से डिक्लाइन हो गया। यानी कि कभी एक टाइम इंडिया एक अच्छा एक्सपोर्टर हुआ करता था और इंडिया जो आज के टाइम में तो हटाओ, ब्रिटिशर्स के टाइम में इंडिया जो है उसकी एक्सपोर्ट एकदम डिक्लाइन हो गई। वर्कर्स ने काम छोड़ दिए एंड इन्हें बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। किन्हें, वर्कर्स को, क्योंकि वर्कर्स को मूव करना पड़ा किसी दूसरे सेक्टर में। मेनली वो किस सेक्टर में गए थे, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। कोई भी इशू हो, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।